तो सबका स्वागत है, सबको राम राम भाई। और जीएनएम पढ़ेंगे। आज ट्यूसडे है, 12 अगस्त 2025। आज 12 है। नामित शर्मा भाई। हाँ जी, 12 अगस्त और को जी। पेज पेज नंबर हमारा 288 है। 288 टू पे। एट्टी नाइन अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई थी तो 289 है, सही कह रहे हैं। 289 पे हमारा जो हेडिंग चलेगा वो चलेगा। चैप्टर हमारा चल रहा बोन्स डिमाइस। एंड जॉइंट्स, और इसमें हेडिंग चलेगा हमारा डिमाइस, ब्रैकेट में करें नेक्रोसिस ऑफ बोन मैरो टिश्यू। डिमाइस ऑफ बोन मैरो टिश्यू, रिप्लेसमेंट ऑफ बोन मैरो विद कनेक्टिव टिश्यू, ब्रैकेट में करें बोन मैरो फाइब्रोसिस, माइलो फाइब्रोसिस, ओस्टियो माइलो स्क्लेरोसिस। तो ये जब बोन मैरो जो कनेक्टिव टिश्यू में जब कन्वर्ट रिप्लेस हो जाता है तो ये जो इन बोन मैरो फाइब्रोसिस हो सकती है, माइलोफाइब्रोसिस हो सकती है, या ओस्टियोमाइलो स्क्लेरोसिस हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू लोकेशन। सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट इसका लोकेशन के हिसाब से तय होगा। फेस में कह रहे हैं कनेक्टिव सॉरी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस आपके सामने आती है, ब्रैकेट में मैरो नेक्रोसिस, और रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो ब्रैकेट में कह रहे हैं फाइब्रोसिस आ सकती है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में डिग्रेडेशन ऑफ मैरो टिश्यू और इट्स रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू। मैरो टिश्यू का डिग्रेडेशन मिल सकता है और उसका रिप्लेसमेंट पाया जा सकता है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। तो जब ये कनेक्टिव टिश्यू में रिप्लेस हो गया तो जो इसका जो मेन फंक्शन था ब्लड फॉर्मेशन का, वो बंद हो जाएगा, जिसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, फंक्शन था। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट को तय करो और या ट्रैक को संभव हो सके तो उसे रिजोल्व करो वास्तविक जीवन से, और रिकरेंस को अवॉइड करो। नेक्स्ट बस हेडिंग है। हाँ मैं। भाई, इसी में बॉस ये तो बहुत देखो, ये हमारे पास हमारे को इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में होती है। यहाँ पर आ गए नेक्रोसिस ऑफ मैरो टिश्यू, यानी कि नेक्रोसिस है, कैरीज है, डिस्ट्रक्शन है। तो इतना ज्यादा सेल्फ गिल्ट, इतना ज्यादा सेल्फ एस्टीम जो है हर्ट हुई हुई है कि उसने अपने आप को खत्म ही कर दिया कि इससे तो बिल्कुल खत्म हो जा। बस हड्डी बोन मैरो का खत्म, बोन मैरो के नेक्रोसिस होने का मतलब ये आदमी कितना अंदर से ज्यादा सेंसिटिव है। हाँ, और दूसरा डिवैल्यूड मौका है। मिला और डिवैल्यूड है, और दूसरा मौका मिलने के बाद भी उसने कहा चलो अच्छा, हड्डी नहीं बन पा रही, हड्डी की वैल्यू ज्यादा है, उसने कहा इसी कनेक्टेड टिश्यू से काम चला लूं। बॉडी कह रही है कि अगर मेरे को उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहे तो थोड़ी बहुत तो मेरी इज्जत कर लो, क्योंकि हाँ। बोन जो है वो डीप पैथोलॉजी है और कनेक्टिव टिश्यू उससे ऊपर है। कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्मेंस है कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। मतलब एक इस तरह की पर्सनैलिटीज हो गई है कि अच्छा चलो ठीक है, बहुत गहरी नहीं तो थोड़ी बहुत तो मेरे को वो करो। उधर इसको थोड़ा सा उधर ये देखना होगा कि ये बोन मैरो का फंक्शन है ब्लड फॉर्मेशन, और अगर हाँ ब्लड जी। फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसको जो ये बहुत ज्यादा उसमें डिवेल्युएशन में है, तो तब हम्म। उधर नेक्रोसिस होगी उस हाँ जी। सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और फिर वो हीलिंग में या जैसे भी वो रिप्लेस हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू में। तो बेसिकली हमें यहाँ ज्यादा गहराई में जाके ये देखना है कि बोन मैरो के अपने कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्योंकि बोन मैरो का मतलब होता है सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो ब्लड सेल हाँ फॉर्मेशन जी। इसलिए लव देना बच्चों को, फैमिली को। बेसिक लव ऑफ लाइफ। हाँ। हाँ जी। तो उधर जाके हमें इसका कॉन्फ्लिक्ट देखना पड़ेगा बोन मैरो का अलग से, कि भाई इसमें ऐसा कौन हम्म। चीज है जो बोन मैरो को अफेक्टेड कर दिया। अब अफेक्टेड होना है इसका नेक्रोसिस, और जब उसका हीलिंग होएगा या उसका और स्ट्रेंथ, जैसे आप कह रहे हो स्ट्रेंथ पाने की कोशिश करेगा, तो तब वो कनेक्टिव टिश्यू में वहां रिप्लेस होगा।
तो बोन मैरो के जो अपने हम्म, अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं वो एक तो लव से रिलेटेड आ रहे हैं, न्यूट्रिशन लव से रिलेटेड आ रहे हैं, ब्लड को ध्यान में रखते हुए अमित शर्मा। लव और स्टीम दोनों बस। हाँ, तो उधर ऐसे इसका मेन हो जाएगा। और फिर अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए फिर जो आप कह रहे हो, फिर वो कम से कम कनेक्टिव टिश्यू को लेके आती है, ताकि मैं अपने आप को मजबूत बना के रखूं। ऐसा भाव इसमें लग रहा। जॉइंट हाँ जी। जॉइंट पेन सिंड्रोम आफ्टर इंजरी, जॉइंट पेन सिंड्रोम आफ्टर इंजरी, ब्रैकेट में इसका नाम दिया है शुडैक डिस्ट्रॉफी, कॉमा CRPS कैपिटल वर्ड्स में है। if after an accident a bone fracture will not heal, chronic pain occur and the affected joint possibly even atrophies. The diagnosis Shudak dystrophy may be given. एक्सीडेंट के बाद यदि बोन फ्रैक्चर हील नहीं हो रहा है, क्रॉनिक पेन हो रहा है वहां पर, और तो कह रहे हैं जो अफेक्टेड जॉइंट है, जिस जॉइंट पे फ्रैक्चर था, एट्रोफी हो जाती है वहां कई बार, और इसको शुडॉक डिस्ट्रोफी का नाम दिया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं इसके पीछे। हाँ बेटा, बस ये सिर्फ सिर्फ फ्रैक्चर वाले, जहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है सिर्फ वही फ्रैक्चर होगा वाला इसमें, जॉइंट, हाँ हाँ, वैसे ऐसे कोई जॉइंट नहीं नॉर्मल है, नी जॉइंट टाइप का नहीं है, जहाँ दोनों बोन्स के आपस में शायद वो मिल रहे होंगे किनारे, ये वहां ज्यादा भाव आ रहा, वहां पे वो एट्रोफी हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट में कह रहे हैं सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट और मोर प्रिसाइजली डिवेल्युएशन बिकॉज ऑफ द इंजरी और रेस्ट्रिक्शन। लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ है ही, और मोर प्रिसाइजली डिवेल्युएशन बिकॉज ऑफ द इंजरी और रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर वो इंजरी की वजह से, रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से, वो मान लो काम नहीं कर पा रहा या अब वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, उसकी वजह से वो डिवेल्युएशन में जा सकता है इधर, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये एट्रोफी आएगी। एग्जाम्पल कह रहे हैं माई एंकल इज ब्रोकन नाउ आई एम टोटली आउट ऑफ द रेस। इस तरह का रेस्ट्रिक्शन या प्रिसाइजली डिवेल्युएशन हो सकता है कि मेरी एंकल जब से टूट गई तो मैं आउट ऑफ द रेस हो गया हूं टोटली। वेदर दैट विल एवर बी अगेन, वेदर दैट विल एवर बी अगेन, दोबारा से ये जो है शुरू हो किसी तरह। तो अब ये लगातार उसका आउट ऑफ द रेस होने का जो कॉन्फ्लिक्ट है दीपशिखा, ये उसको एक तरह से इसमें ले जाएगा, लगातार रेस्ट्रिक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में, प्रिसाइज डिवेल्युएशन में, जिसकी वजह से वहां पे एट्रोफी हो जाएगी एंकल जॉइंट पे जहां से वो टूटती है। फेस कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस और रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट, डिग्रेडेशन ऑफ बोन टिश्यू, हार्डली एनी फॉर्मेशन ऑफ कैलस। यहाँ डिग्रेडेशन ऑफ बोन टिश्यू होगा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में या रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट में, और यहाँ पे बेसिकली कैलस फॉर्मेशन मुश्किल से ही बन रहा है, इसी वजह से वहां एट्रोफी हुई है। अगर कैलस फॉर्मेशन प्रॉपर बन जाता तो यूनियन हो जाती जॉइंट की टूटे हुए पार्ट के आपस में। इन बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक फेसेस विद बोन फॉर्मेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं कैलस फॉर्मेशन पेन, और बीच बीच में ऑप्टिमिस्टिक फेसेस आएंगी जहां बोन फॉर्मेशन या कैलस फॉर्मेशन होगा और पेन होगा। तो बेसिकली भाव जो आ रहा है वो ये आ रहा है, बोन टूटने के बाद बोन से ज्यादा वो उस डिवेल्युएशन में चला गया कि मैं काम नहीं कर पा रहा, और इतना डिवैल्यूड हो गया, इतना रेजिग्नेशन से हो गया कि वो कैलस फॉर्मेशन हीलिंग भी चली जा रही है उसकी, क्योंकि कैलस फॉर्मेशन हीलिंग का पार्ट है, एक तरह से अपने आप को फिर से उठ खड़ा होने का पार्ट है, लेकिन वो फ्लाइट में चला गया, फाइट से भी दूर हो रहा है, क्योंकि फाइट से दूर हो रहा है तभी कैलस फॉर्मेशन नहीं हो रहा। लेकिन बीच बीच में जब आशावादी होता है, थोड़ा सा निराशा से बाहर आता है, ऑप्टिमिस्टिक फेसेस आती हैं, तो वहां कैलस फॉर्मेशन होने लगता है, तो जिसकी वजह से वहां पेन बना रहता। तो एक तरह से चोट खाने के बाद ये टूट गया मोरली। हाँ, तो इससे इसकी हीलिंग भी बस
चली गई। हाँ हाँ भैया। हाँ हाँ, ये इसमें ना हमारे को 2-3 चीजें ध्यान रखने की आ गई। देखो पैथोलॉजी से फिर हम यही कह रहे हैं कि इसका होम्योपैथिकली ये कहीं भी नॉन हीलिंग में चले जाएंगे फिर हम, हाँ मतलब हाँ बोन की हीलिंग नहीं हो रही या हाँ कोई भी, तो इसको मोटा उठा सकते हैं नॉन हीलिंग अल्सर टाइप के जो हो जाते हैं ना, हाँ फिर क्रोनिक, यार ये तो हील ही नहीं हो पा रहा, हाँ। क्योंकि ये विशियस साइकिल हो गई। मेरी एंकल टूट गई, मतलब मैं इस काम को नहीं कर पा रहा, अब हाँ। मेरे ऊपर पूरा का पूरा जोर पड़ा, मैंने कोशिश करी, फिर कर तो अच्छे से पाया नहीं, तो फिर ये हो जाएगा, इससे तो ये टूट ही जाते। जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा तो ये डेस्पेयर। विशियस साइकिल हाँ, चलता है। ये डेस्पेयरिटी में चला गया, डेस्पेयर न, रिकवरी अबाउट बस डेस्पेयर नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अगर डेस्पेयर में जाता तो बिल्कुल छोड़ देता। यहाँ पर लिख लो अल्टरनेटिंग स्टेट, आपने क्या कहा, एक बार आ रहा टिमिडिटी अल्टरनेटिंग विद करेज, कभी हाँ टिमिड है बिल्कुल छोड़ दिया, कभी हाँ नहीं मैं कर लूंगा। हाँ। जब उसको करेज ऑप्टिमिस्टिक। रहता है, जब उसको ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो वो कैलस फॉर्मेशन शुरू कर देता है। हाँ, बीच में। जब उससे हट जाता है तो फिर दूसरी में चला जाता है। दिस इज बिल्कुल। अल्टरनेटिंग स्टेट। अब यहाँ पर अल्टरनेटिंग स्टेट आएंगे। अल्टरनेटिंग स्टेट से उसके रूब्रिक उठाएंगे और तब हम केस में एंटर करेंगे। एक बिल्कुल। जहां पर भी हमारा ये रह गया कि यार ये अल्सर हील नहीं हो रहा, हाँ। अल्सर हील नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज वहां पर, जिसे कहते हैं ना हमारे गांव में, के कुछ कटक रहेगी मन में, यानी हम्म। कि इस अंदर किसी चीज को लेके अभी भी कुछ अभी गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ। नफरत, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं रिजॉल्व नहीं हुआ, हुआ, कुछ ना बिल्कुल। कुछ इसके दिमाग में कुछ ना कुछ रहा हुआ है। उसको हम एम्बिटर्ड सेंसेशन कह सकते हैं कि भैया ये तो अभी मन में खटास रह गई, या हाँ। इसको हेट्रेड कह सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल कर आएगी कि भाई वो घाव, मेरा घाव पूरी तरह से अभी भरा नहीं। हाँ। दो, फिर वही बात है कि जैसे बॉस ने कहा, इसमें भी दो कंडीशन चलती हैं। एक तो ये कि मेरे को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, दूसरा ये कि मैंने खुद को रेस्ट्रिक्ट करा। दो चीजें हो सकती है ना, एक तो पर्टिकुलर मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता था तो मेरी एंकल में दिक्कत आई, दूसरी मैं जाना चाहता था तो नहीं आई। तो हमारे जो वो बनेंगे उसके कॉन्फ्लिक्ट के लिए बनेंगे, ये सारी सिचुएशंस को ध्यान रख के बनेंगे। हाँ, तो इसमें बात यही है कि बीच बीच में ऑप्टिमिस्टिक फेस आने की वजह से तो अल्टरनेटिंग स्टेट को ले सकते हैं, और साथ में यहाँ जो कंडीशन ये विशियस सर्किल की ही बन गई। आगे दे भी रहे हैं, थेरेपी में कह रहे हैं गेट थ्रू अनअवेयरिंग ऑप्टिमिज्म आउट ऑफ द विशियस सर्किल। गेट थ्रू अनवेवरिंग ऑप्टिमिज्म आउट ऑफ विशियस सर्किल। तो ये विशियस सर्किल की वजह से ही ये अनवेवरिंग ऑप्टिमिज्म बीच बीच में आएगा। और बात वही आ गई कि एंकल टूट गई, मैं परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, परफॉर्मेंस ना करने से फिर एंकल को फिर कमजोर हो फिर जाएगा, जोर पड़ जाए उस पर। जोर पर, तो ये विशियस हाँ जी, सर्किल होगा। क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन विद वंस ऑन बॉडी। विद्यार्थी लगा कह रहे हैं न्यू ओरिएंटेशन हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज इन लाइफ। क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन विद वंस ऑन बॉडी, अपने शरीर को लेकर के, अपने को उसके एक तरह से क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन को क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने आइडेंटिफिकेशन से खुद के शरीर को लेकर के बन जाएंगे इसके दिमाग में, फिर ये न्यू ओरिएंटेशन में जाएगा। और हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज इन लाइफ। हाँ, ये कहता है कि भाई अपने से प्रश्न करो, अपने आप से बात पूछो कि क्या यही जरूरी जिंदगी में है, नहीं कुछ और निकल रहा है, तुम इस चीज से करके कुछ और काम करो, अगर ये नहीं कर पा रहा तो दूसरी चीज करो। अपने से प्रश्न पूछो, थेरेपी का पार्ट है। जैसे अपने नहीं बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म में कि क्या हमारी पहचान हमारे शरीर से ही है, क्या हम ये शरीर ही हैं, उससे ऊपर बढ़ना है और अवेयरनेस में जाना है, तो ये न्यू ओरिएंटेशन मिलेगा, अलग प्रायोरिटीज में लाइफ मिलेगी कि जीवन में जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी को क्रिकेट खेल रहा था, उसमें कोई दिक्कत हो गई, तो वो कोई कह देगा यार क्रिकेट ही तेरा जीवन थोड़ा ही है, कुछ और कर ले, है ना। और वो तो बहुत ऊंची चीज बता दी दीपशिखा आपने कि शरीर
शरीर शरीर बीच में नहीं आता किसी के जीवन के विकास के। ये हम देखे भी हैं हमने। फिजिकल बॉडी इतने मायने नहीं रखती, आप दूसरी प्रायोरिटीज होती हैं, दूसरे काम कर लो। तो नया ओरिएंटेशन ले आओ, तो ये आपके थेरेपी का पार्ट बनेगा यहाँ पर। इससे और का कोई क्वेरी है क्या? हाँ हाँ, प्रीति जी का ऐसा है। मेरी क्वेरी है सर जी। एम्बिटर्ड का जैसे भी सर ने बताया था, एम्बिटर्ड का मियाज्म क्या होगा? क्या सोलोसिप्लिटिक होगा? क्योंकि एम्बिटर्ड ज्यादातर मिल जाता है, क्योंकि जो मतलब जिन फीमेल्स का होता है फैमिली इश्यूज, तो उनमें एम्बिटर्ड अक्सर मिल जाता है। तो इसलिए मैं उसका मियाज्म पूछ रही हूँ कि कौन से मियाज्म में आएगा बॉस एम्बिटर्ड, सोलोसिप्लिटिक या कुछ और? भाई मेरे हिसाब से तो शायद साइकोसिफिलिटिक होना चाहिए, क्योंकि क्रोनिक आपने बहुत लंबे तक किसी चीज को रख रखा है और उसको खींचे चले जा रहे हो, और उसका रिजल्ट बताएगा कि हमारे बॉडी पर उसके डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं। कोई भी कंडीशन नॉन हीलिंग हो गई, सोरा होता तो सोरा में सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और आके चले जाते हैं, लेकिन जब वो पैथोलॉजी प्रोड्यूस लंबे टाइम तक रह गई और डिस्ट्रक्शन करने लगी, साइकोसिस का मतलब वो उसने पैथोलॉजी को प्रोड्यूस कर दिया, और सिफिलिस में के डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज चल रही हैं। तो अगर लंबे टाइम तक मन में किसी के लिए भी खटास रहती है, मन में दिक्कतें रहती हैं, मैंने खाली देखो भाई एक बात सुनो, एम्बिटर्ड से जाओगे तो उसमें तो 19-20 या कहीं 59 या इतनी ही दवाई हैं। इसको हेट्रेड से, इसको और चीजों से भी ले लोगे। इसको इवॉल्व करना पड़ेगा एम्बिटर्ड को, कि ये इतनी डीप पैथोलॉजी करेगा या नहीं। हेट्रेड में जा सकते हो, जो होता है ना नाइट्रिक एसिड का, कि वो भूलता ही नहीं है, भूलता ही नहीं है। हाँ। उसी तरह से जाते हैं। या नेटम वाले हैं, वो एम्बिटर्ड और होने की जगह ड्वेलिंग में पड़े रहता है कि बस। और वैसे भी अमित भाई बात वैसे भी समझ लो ना, कड़वा रहना, खट्टास रहना, ये अपना आप में बने रहने की तरफ संकेत है ना, तो इसलिए ही ये साइकोसिफिलिटिक हो गया। भाई कभी भी ऐसा तो होता नहीं कि 2 मिनट के लिए एम्बिटर्ड हुआ बंदा, उसे एम्बिटर्ड कह दोगे आप। एम्बिटर्ड होना, खटास मन में बनी रहना, हेट्रेड में रहना, तो ये बने रहने की तरफ संकेत है इन शब्दों के पीछे। तो इसलिए ये साइकोसिफिलिस की तरफ इशारा करते हैं। भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्योंकि ये कॉमनली मिलने वाला रोग है, जिसे हम मतलब हाँ प्रतीति, आप एक बात को लेके प्रतीति आप एक बात को लेके यहाँ अलर्ट रहना। अमित भैया ने अभी कहा है कि भाई एम्बिटर्ड का उसको उसकी पैथोलॉजी के साथ जोड़ना। अगर ऐसी पैथोलॉजी है कि डिस्ट्रक्शन तक आ रहा है, तो आप ये जान के चलो कि वो हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा ये एम्बिटर्डनेस। हाँ, एम्बिटर्ड बने रहने का एक पार्ट वो भी हो सकता है कि हमेशा आपको अंदर एक इन्फ्लामेशन बने रहना लंबे समय तक। अब चाहे वो एम्बिटर्ड की इंटेंसिटी कितनी है, वो हेट्रेड की है, हेट्रेड में बदल गया, ये सब देखना होता हमें पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। कई छोटे से एम्बिटर्ड के नाम से कोई हर उसमें नेक्रोसिस ऑफ बोन में जोड़ दो, तो उससे पहले उसकी उस एम्बिटर्डनेस की इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी, या फिर वो हेट्रेड की, तो उसके प्रोपोर्शन में देखना पड़ेगा पैथोलॉजी के उसकी इंटेंसिटी को। ब्रिटल बोन डिजीज नेक्स्ट हेडिंग है, ब्रैकेट में कह रहे हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ब्रिटल बोन डिजीज, according to conventional medicine, this is an inherited disease marked by incomplete bone construction and extreme fragility. कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार ये एक तो इनहेरिटेड डिजीज है। सबसे पहली बात यहाँ पर होता क्या कि बोन कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट रहता और एक्सट्रीम फ्रेजिलिटी रहती है बोन में, तो वो टूटती बहुत ज्यादा है। केस आया था बड़े सर के पास ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का। कॉन्फ्लिक्ट इसके पीछे 50 फ्रैक्चर हो चुके थे उसे, 250 के लगभग थे, एक केस था उसमें तो 200-250 बार था। तो कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा इसके पीछे, जनरलाइज्ड सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अब ये लोकलाइज या पर्टिकुलर नहीं है, पूरे के पूरे शरीर की हड्डी चूंकि कंस्ट्रक्शन की कमी में चली गई है, एक्सट्रीम फ्रेजिलिटी में चली गई है, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सेल्फ डिवेल्यूमेशन, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में गया जनरलाइज तरीके से। फेस भी कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस,
यहाँ पर चालू है रिड्यूस सेल डिवीजन और डिग्रेडेशन ऑफ बोन टिश्यू। सेल डिवीजन का रिडक्शन है, रिड्यूस है, और डिग्रेडेशन ऑफ बोन टिश्यू है। रिमार्क करें पॉसिबली ए पेरेंटल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। बिल्कुल प्रीनेटल, सॉरी प्रीनेटल कह लो, मैं पेरेंटल में वहां मेरा प्रीनेटल दिमाग में चला गया, क्योंकि वो हमारा इसमें जनरली उधर चला गया था। हाँ माँ दादी जीन में म्यूटेशन है डॉक्टर श्रेय, तो प्रीनेटल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट इसका प्रीनेटल मतलब बोले तो बच्चा पेट में है तब भी हो सकता है, जब भी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है। और वो जो केस हमने और अमित शर्मा और दीपशिका शायद होंगी उसमें क्लास में, बड़े सर में था, वो पीछे जेनेटिक लीनिएज में भी मिला था। तो ये म्यूटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है और ये म्यूटेशन पीछे से भी चला आ रहा हो सकता है, तो ऐसा भाव भी है उसमें। लेकिन प्रीनेटल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही ज्यादा। अगर डिवैल्यूड हो कोई माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उस बच्चे की जो हड्डियां हैं वो जनरलाइज तरीके से वीक होके फ्रेजाइल होके आ सकती है। ये अच्छी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर दो कंडीशन मिलेगी, एक तो सेल डिवीजन रिड्यूस मिलेंगी जिससे बोन पतली होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी, एट्रोफाइड होती जाएंगी। दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ बोन टिश्यू भी पैरेलल यहाँ हो सकता है इसकी जगह। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट को ये डिटरमाइन करके रिजोल्व करवा रहे हैं। तो अमित भाई ये जो रिकेट्स होता है, बच्चों की हड्डियां लॉन्ग बोन्स जो कर्व्ड आ जाती हैं, बच्चे की हड्डियां वीक रहती हैं, तो ये सब चीजें जनरलाइज सेल्फ डिवेल्युएशन नहीं है भाई। बॉस ये इन्होंने सबसे पहले कह दिया अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन इनहेरिटेड डिजीज और ऑस्टियोजेनेसिस मेरी अच्छी नहीं हो रही, तो इसका मतलब फिर मैं इसको एलेबोरेट करेंगे तो मदर या उसकी फोर मदर्स में हम जाकर ये देखेंगे कि माँ ने कहा ये बच्चे को मैसेज पास किया होता है कि ये जो हड्डियां हैं ये हमारे को बार बार आ रही है, सेल्फ एस्टीम सेल्फ रेस्पेक्ट देती हैं, और उस माँ की सेल्फ रेस्पेक्ट पे इतनी चोट लगी है कि भैया तो एक काम कर, इनकी जरूरत ना है, इसको लेकर आएगा। ये भी एक डिफेंस, स्प्लिटिंग डिफेंस है कि तू अपनी सेल्फ एस्टीम लेकर आएगा, इसको फिर तेरे को चोट लगेगी, फिर टूटेगी, फिर दर्द में जाएगा, तो माँ कहती है तू बनना ही मत ना, इतनी सेल्फ एस्टीम ही मत रखे, जरा सा मारते टूट जाएगा कोई बात नहीं, तेरे को इतनी गहरी चोट नहीं लगेगी। इसका मतलब उधर माँ को बहुत गहरी चोट लगी हुई थी, तो हमारा जो बड़े सर ने वहां पर उठाया था क्रिटिसिज्म और गहरे ह्यूमिलिएटेड और इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो उनसे एंट्री करनी पड़ेगी कि मदर को या फोर मदर्स को बिल्कुल ह्यूमिलिएट करके रखा गया था, बिल्कुल उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट, उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी। वो चीज माँ ने अपने बच्चों को आगे पास ऑन करी कि भाई हम इज्जत रखते थे और हमारी बेइज्जती करी गई, तो तुम लेके ही मत आओ इस चीज को इतना। हाँ, तो बेसिकली इसमें रूब्रिक जो है वो ह्यूमिलिएशन ही लिया लगता है, एक तरह से कुचल देना, किसी को कुचल दिया गया जैसे उसको। हाँ जी, हाँ, तो इसमें ह्यूमिलिएशन से कर देना का, उसकी बिल्कुल इज्जत को सबके सामने तार तार कर देते थे ना, कि मतलब पुराने जमाने में कि हाँ सबके सामने उसको खूब भयंकर तरीके से बेइज्जत करा गया। हाँ, इज्जती तो बेइज्जती हुई है, बस इज्जती तो बेइज्जती हुई, और बेइज्जती हुई तो दर्द हुआ। इसने कहा भैया तो इज्जती मतलब तो जनरली सेंसिटिव मिलेगा, डिस्पोजिशन हाईली सेंसिटिव मिलेगा, स्टीम से भरा हुआ मिलेगा। माँ उसकी बहुत एस्टीम्ड लेडी रही है, जिसकी एस्टीम पे चोट पहुंची और सेंसिटिव रही है, वही फिर आगे मैसेज पास होता है म्यूटेशन के तहत। फिर नेक्स्ट हेडिंग है इसमें। हाँ बेटा, एक चीज पूछनी है। अभी कुछ दिन पहले तुमने एक एग्जांपल बताया था कि एक लड़की के पैर में सिस्ट था तो उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई, तो क्या ये ब्रिटल बोन्स में ही आएगा ना? ये तो अपने आप से अगर क्या था लड़की को, क्या था उसके पैर में, ये मेरे ख्याल से टीबिया में उसके एक सिस्ट था और उसको पेन कर रहा था बहुत टाइम से, और ऐसे ही अपने आप से वो चलते चलते कहीं पे उसका फ्रैक्चर हुआ और वो गिर गई।
हाँ तो वो मैं जो आपसे वो मैं सिस्ट था कंफर्म ना, कर रही बेसिकली टीबिया में जो सिस्ट था, हूँ। तो वो वीकनेस तो वहाँ लोकल कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था। यह लोकल है, हाँ लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट से तो गुजर ही रही थी, और अगर वो सिस्ट नहीं तो बन रही थी तो वो पार्ट उसका जी वीक जी हो रहा जी था। हाँ तो आप क्या पूछना तो चाह ये रहे कह हैं? रही है ब्रिटल बोन्स में आएगा कि हाँ ब्रिटल बोन्स में ही ये आएगा, हाँ हाँ, इसमें भी कहीं ह्यूमिलिएशन हो ब्रिटल सकता है। बोन लगा देते हैं दीप का, बिल्कुल। जहां भी बोन में सिस्ट बन रही है, बोन में वीकनेस हो रही है, बोन जल्दी टूट जा रही है, तो ब्रिटल बोन रूब्रिक लगा देते हैं वहां पे। ब्रिटल जी बोन जी जी रूब्रिक भी है। और उसकी कोई हिस्ट्री में कोई भी पैथोलॉजी हो जाती है तो वहां ब्रिटलनेस तो आ ही गई ना बोन में, बोन से रिलेटेड ये खास करके। यही जी। यही हम समझना श्रेय चाह रहे कुछ थे। कह और रहे एक चीज की उसकी उसकी हिस्ट्री में बॉस ना, हैं? मदर की साइड ना मदर को ना मदर की साइड में किसी को बोन कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन फादर को बोन्स कंप्लेंट है। हाँ बोन्स ओके। की मतलब स्टिफनेस वगैरह है, नेक में मूव नहीं कर पाते, ये सब चीजें। तो ये चीजें मतलब वो उसको फादर से आई हैं। हाँ वो तो ये सेंसिटिविटी फादर फादर से ऐसी आ गई, कहीं से तो आती है, या तो माँ की तरफ से सेंसिटिविटी आती है, ससेप्टेबिलिटी बेसिकली हाइपर सेंसिटिव होकर हाँ के, या माँ की तरफ से या पापा की, एक बात। लेकिन यहाँ ना लोकल है, यहाँ ये जब हमें ध्यान रखना है, ये जनरलाइज तो है नहीं। तो अगर ये टीबिया पे आ रही है, और इसमें ये भी देखना है हाँ कौन सी साइड में आ रही है, राइट या लेफ्ट में, तो ये भी हो सकता है थोड़ा सा। लेकिन अगर टीबिया में आ रही है, लोअर लेग्स पे आ रही है, मतलब लेग्स पे आ रही है, तो वहां परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहा होगा। जी ये जी ऐसे हाँ छोटी जी हाँ छोटी जी बातें हमें प्रूव करनी पड़ेंगी वहां पे। अगर फादर को ठीक है लेकर बॉस। और के है। बॉस, हाँ भैया। हाँ बिल्कुल वही बात है। और उसमें देखो सिस्ट बन गई, तो सिस्ट हाँ बनने का मतलब ये है कि पहले चोट लग रही थी और उसने सिस्ट को उसको हील करा। जब हील नहीं कर पाई तो वो डिस्ट्रक्टिव डिफेंस में गई। हाँ सिस्ट तो बनने का अपना मतलब ही है कि वहां पर हमारा वो चल रहा था कुछ ना कुछ इंजरी। हाँ, हाँ इनसिक्योरिटी को भी लेते हैं शायद, अगर कहीं सिस्ट हैं, हाँ इनसिक्योरिटी, हाँ इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी रही है। है उसको। और हाँ तो अगर फादर को थी, तो वहां से तो एक सोयल तैयार होके आई है। सोयल माँ बाप दोनों की तरफ से तो आ बिल्कुल। सकती है। और रही बात उधर, जी फिर हाँ उधर जो है उसकी अपनी परफॉर्मेंस है, या माँ के लेफ्ट है या राइट है, फिर थोड़ा सा उधर भी जाके देख लेते हैं कि इसको बेसिकली ट्रिगर कौन सी चीज से मिला है, राइट वाली साइड से मिला है, प्रोफेशनल साइड से, या फैमिली लेफ्ट साइड से मिला ट्रिगर। की कहते हैं ना, किक किक मिलती है, किक मिली, जी हाँ जी। या कहिए कि एटमॉस्फेयर सुटेबल मिला, तो वो बाद में मिला, लेकिन सेंसिटिविटी आ गई थी पीछे से किसी भी एक पेरेंट की तरफ से। सर हाँ भैया। जी सर, इसमें एक चीज पूछा था, जैसे ये अभी ऑस्टोमेलेशिया होता है, जैसे इसमें रिकेट्स होंगे जहाँ पे सॉफ्टनिंग हो जाती है, या फिर ऐसा फ्रैक्चर होता है जैसे ग्रीन स्लिप फ्रैक्चर होता है जो कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, वो बस क्रैक आता है और पूरा फ्रैक्चर भी नहीं होता है वो। तो हाँ ऐसे में जो ये ऐसे सॉफ्टनिंग या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर वाला जहाँ पे हो रहा है, तो वहां पे ये जो अपना सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या पार्शियली हुआ है, या फिर इतना नहीं हुआ है कि वो चीज मतलब सेल्फ वर्थ बहुत लंबे कॉन्फ्लिक्ट तो बाद है, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है, एक बात। दूसरी इतनी ज्यादा बात नहीं है। दूसरी बात, बंदा अगर कोई डायरेक्ट दो टुकड़े हो गए बोन के, और अभी किसी के ये हेयर लाइन फ्रैक्चर आया या वैसा आया, तो उस बंदे का अपना डिस्पोजिशन भी यहाँ रहता है। एक डिस्पोजिशन अगर बहुत ज्यादा रिजिड होगा, बहुत ज्यादा ओब्स्टिनेट होगा, ना झुकने वाला होगा, तो जनरली उसके टुकड़े तो टूट सकते हैं। एक बंदे की एक माइल्ड इल्डिंग टाइप का होगा, जैसे बच्चे होते हैं, जो जो छोटे बच्चों की जो हड्डियां कभी दो टुकड़ों में नहीं टूटती ज्यादातर, हाँ है हाँ ना। हाँ 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 तो चूंकि जी उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है बच्चों में, उनमें अडेप्टेबिलिटी बिल्कुल बहुत रहती है। जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, तो दो टुकड़ों में, तीन टुकड़ों में शार्प शार्प ब्रेकेज होती है ना। तो वो जी उसके डिस्पोजिशन की तरफ भी एक तो इशारा आएगा जो आप बताना चाह रहे हैं। दूसरी बात फिर अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो वह इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितना आया, फिर बात है कि कितने जोर का हिट लगा। वीक तो पहले से था ही, लेकिन अब हिट कितनी जोर से लगा, इस पे भी निर्भर करेगा। दो दो फैक्टर काम करेंगे यहाँ, एक तो बंदे का अपना डिस्पोजिशन, और एक इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।
जो मुझे लग रहा है भाई। देखो हाँ, बिल्कुल बॉस, इसी चीज को तो समझना है। मदर ने या फादर ने हमारे को एक चीज दी, मेरे को एक मैसेज पास ऑन करा कि भाई तू कमजोर हड्डी लेकर आ। अब उसके ऊपर तो मेरा भी तो डिस्पोजिशन है। एक मम्मी पापा के 4 बच्चे हैं तो चारों को सेम, अगर प्रेगनेंसी ही हुई है तो चारों को सेम डिजीज या चारों को सेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहे। उसके ऊपर उसका जो रिएक्शन आएगा, ये हुई सिचुएशन, मदर की सिचुएशन या फादर की सिचुएशन। और हमारी जो आपने बताया ना, जैसे बिल्कुल सही बात है कि हड्डी टूटी, इसका मतलब ये बिल्कुल टूट के टुकड़े होने वाला था, या ये कहता है कि नहीं चलो मैं बचा के काम करा लूंगा। ये मेरा डिस्पोजिशन है या मेरे अंदर जो मियाज्म चल रही है वो इसको गवर्न करेगी। बिल्कुल। बच्चों में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिप्लिटिक मियाज्म में अगर बच्चे नहीं है तो वो ठीक है यार, टूट फूट के हल्का फुल्का काम करके चला लेते हैं। या एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, तुमने मुझे छेड़ा, मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा। वो डिपेंड करेगा, वही बात आपकी सही है कि ये हमारा डिस्पोजिशन बताएगा। और डिस्पोजिशन तय होता है मियाज्म से, ये भी समझ लें हम। हाँ जी, डिस्पोजिशन तय होता है मियाज्म से। मियाज्म क्या चल रहा है, ये बहुत अच्छा वर्ड आया अमित शर्मा आपकी तरफ से। और बच्चों में भी कई बार आपने देखा होगा कि जो बच्चे में हड्डी 2 टुकड़ों में टूट गई, ऐसा भी मिल सकता है डॉक्टर श्रे। हाँ जी, और बड़े डॉक्टर भी अचंभित होगा, यार बच्चे के तो इतने टुकड़े हो ही नहीं सकते। बिल्कुल हो सकते यदि उसमें सिफिलिटिक मियाज्म है पीछे से बहुत ज्यादा। तो ये मियाज्म डिस्पोजिशन तय करेगा लगभग, और मियाज्म ही तय करेगा। और एक बात, दूसरा फिर बात आती है वही, वो भी मियाज्म ही है। घूम फिर के बात मियाज्म पे ही आ गई कि कौन कितना फ्लेक्सिबल है। तो उसके अंदर मियाज्म सिफिलिस है ही नहीं, फ्रैंक सिफिलिस उसमें साइकोटिक है, साइकोसिबिलिटी कहाँ भैया। देखो बच्चों को बता दूं, टचवुड, भगवान आप लोग दोनों जानते, बच्चों दीपशिखा दीदी को और बॉस को पता है, मेरी बिटिया जब सिर्फ 2 साल की थी तो ऊपर से 30 फीट ऊपर से नीचे गिरी थी, 30 फीट की हाइट से, और बिल्कुल जमीन में गिरी थी। भगवान की दया से उसको ब्रूजेस भी नहीं आए थे, उसको वो कॉन्फ्लिक्ट लेकर चल ही नहीं रही थी। बहुत अच्छी चीज ये थी कि वहां भैया ने मतलब वहां सो रहा था या क्या था, उसको कुछ नहीं। और उसी टाइम पर, ठीक उसी टाइम पर बगल वाले घर में से एक बच्चा अपने बिस्तर से नीचे गिरा, इतनी तेजी से गिरा कि साला 4 हड्डी टूट गई। हाँ, तो ये बेसिकली वो बच्चे का अपना कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तुम लोगों ने जो सॉइल दे रखी थी उस पर निर्भर करा। उसके पेरेंट्स की जो सॉइल थी वो सिफिलिटिक प्रिडोमिनेंट रही होगी, और इस बच्चे की आप वाले के पीछे जहां फ्रैक्चर या ब्रूजेज तक नहीं थे वहां सोरा ज्यादा था। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं दोस्त, क्योंकि सॉइल पे डिपेंड करेगा, सॉइल वो देगा मियाज्म, इस तरह की सॉइल है उसके पीछे। सॉइल सिचुएशन और सरकमस्टांस जो मावी सर बोलते थे भाई, वो बहुत ही अल्टीमेट सॉइल सीड सिचुएशन, हाँ बहुत अल्टीमेट चीज है। हाँ, तो ये मावी सर का, और हर एक सेमिनार में मावी सर बोलते थे। मावी सर का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मावी सर बहुत ही आगे निकले हुए थे इन सब चीजों में। तो यहीं रुक लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम करेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट या आर्थराइटिस नेक्स्ट डिस्कशन में। किसी का कोई क्वेरी हो तो भैया, कोई सवाल हो तो रखें अपना कोई। हाँ बॉस, मेरे को क्वेरी हुआ बिटिया के केस में, जैसे जब वो गिरी थी 30 फीट से और उसको कोई ब्रूजर, तो क्या बाय चांस कभी ऐसी कोई कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ मतलब फ्राइट वगैरह का एजम्पशन करके उसको मेडिसिन देनी चाहिए, या पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है तो कुछ नहीं एजम्पशन करके एजम्पशन तो नहीं, मैं पूछ लूं क्या पूछना चाह रही हैं प्रतीक जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर जो छोटा बच्चा गिर रहा है तो वो अपने मेंटल स्टेट को तो उतने अच्छे से नहीं डिस्क्राइब कर पाएगा ना। लेकिन इतने ऊंचे से गिरने पे एक एलिमेंट ऑफ शॉक या एलिमेंट ऑफ फ्राइट वगैरह जैसी कंडीशन तो हो जाएगी। तो बाद में तय होगा ना बेटा, बाद में तय होगा ना गिरने के बाद अगर बच्चे की क्या सिचुएशन है वहां तय करोगे ना, एक फ्राइट लें ना लें, शॉक लें ना लें। वो बच्चा गिरा और वो गोद में उठा लिया, उसे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत तो रोएगा ही बच्चा, थोड़ी देर रोया बाहर आ गया। तो अगर कंसिक्वेंसेस कुछ नहीं आ रहे तो क्यों लेंगे हम एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट?
नहीं पवन मतलब बॉस उसको सेफ्टी कुछ मेडिसिन हम लोग को देने की जरूरत अच्छा नहीं है अच्छा, अमित कि आप अगर बताओ, आप समझ रहे हो, अमित बताओ जरा सा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। देखो प्रतीची बात समझना, जी मेरे जी केस में ये हुआ था, मेरे केस में ये हुआ, आपको इतना विजिलेंट भी रहना पड़ेगा। मेरे केस में हुआ था कि वाकई मेरी बिटिया जब गिर गई थी और सब कुछ उसके साथ हुआ, तो जब मैंने उसे गोदी में उठाया और इस तरह से करा, तो एक आध मिनट के लिए इट वाज लाइक शी वाज इन शॉक, तो मैंने उसको उस हिसाब से तब मेडिसिन दी थी। लेकिन ये आपको देखना है, एक और बच्चा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ा, अरे वो तो मस्त खेल रही है, नो क्या, हाँ भैया गिर गई खत्म हुई। हाँ, जिसको एक्यूट में दे फर्क नहीं सकते पड़ा हैं। उसको हम देंगे क्यों? नहीं, एक्यूट में आप सही जिसको कह रहे फर्क हो, ही नहीं पड़ा, एक्यूट में दे हाँ, सकते हैं, अगर एक्यूट में वो फ्राइट में पड़ा है, शॉक में पड़ा है। वो वो तो आपका ऑब्जर्वेशन करेगा कि भाई ये गया कि नहीं गया। हाँ, जैसे आपने वहां महसूस करा कि वो थोड़ी शॉक्ड थी, तो उसे हाँ, वहां देना बनता था एक्यूट में, नहीं तो वो फिर वो देनी थी। हाँ इम्प्रिंट जी, आगे बढ़ जाता, नहीं तो आगे चला वो जाता। सिचुएशन तय करेगी डॉक्टर प्रीति जी कि। लेकिन हाँ, आपकी हाँ बात से एक बिल्कुल, बात बहुत अच्छी निकल के आई डॉक्टर प्रीति जी कि वहाँ एक्यूट प्रेस्क्रिप्शन होगा, एक्यूट में देख लेंगे वहां पे हम, एक्यूट होगा। अगर हाँ जी, वो वहाँ है ना, तो वहाँ आप हाँ दे क्योंकि सकते हैं। कभी कभी मतलब बहुत पुरानी इंजरी का भी इल इफेक्ट आता है ना फ्यूचर में चल के, इसलिए मैंने पूछा था कि ऐसी कंडीशन में हम लोग को उस देना समय चाहिए पर एज अ फिर प्रिवेंटिव। हाँ बताए ना, अब भैया ने शॉक लिया, भैया ने क्या लिया, फ्लाइट लिया, वहाँ वहाँ देखते हैं। अब बड़े सर ने अपनी अमृतसर की बेटी के लिए एक सिचुएशन बताई थी कि एक बार कुछ प्रोग्राम चल रहा था घर में, तो अचानक वो जिधर नहीं जाना था बच्चे को, कोई तैयारी चल रही थी, उधर जा रही थी, तो किसी ने अचानक टोक दिया उसको, और अचानक टोकने के बाद फिर वो थोड़ी सहम सी गई, और फिर जब वो सहमी सी रही, उसकी चहल पहल कम हो गई, तो बड़े सर ने तभी ऑब्जर्व कर लिया वहां पे कि ये बच्ची वो ले लिया, इंप्रेशन ले लिया इसने, तो वहां सर ने मेडिसिन दी थी उस बच्चे को। तो ये ना, ये वहां पर प्रेजेंट एक्यूट सिचुएशन जाएगी। हाँ एक्सप्रेशन बताएगा कि घटना के बाद जी क्या हुआ। लेकिन आपका बहुत अच्छा सवाल इस संदर्भ में है कि वहां पे हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, एक्यूट में करना चाहिए अगर। करना चाहिए। हाँ, हाँ जी, तो वहां हम उसको इग्नोर भी ना करें, उसे ऑब्जर्व जरूर करें सिचुएशन को, प्रीति जी। जी हम्म जी हम्म, जी। चलो ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, ठीक है, रखते हैं ये। नमस्ते, राम। राम 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 भाई, राम राम राम। राम राम राम। नमस्ते। राम।